नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेस में। तो पिछला जो वीडियो था वो क्लास 12th का था। आज हम 9th और 10th में काम आने वाला एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुपद स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम बहुपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हम जीरो से शुरू करेंगे। बहुपद को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है आपको और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी ये 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, दोनों में काम आएगा। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पे विचार करते हैं। कुछ बेसिक इसके बारे में हम इसका जो आधार है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, बहुपद को समझने से पहले कुछ जैसे अपने बीज होते हैं, सुना होगा आपने, बीजीय व्यंजक आते हैं, बीज होते हैं, चर होते हैं, अचर होते हैं, बहुत सारे नाम जहन में आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये बीज क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम बीज के बारे में। तो ये बीज क्या होता है, देखिए, जिस प्रकार से जैसे बीज नाम से पता चलता है, वैसे तो बीज वो नहीं है जो हम खेत में बोते हैं, वो भी एक बीज ही होता है। लेकिन गणित में जो बीज हैं उनके ऊपर यदि हम देखें तो देखिए, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी और वास्तविक संख्याएं, यानी ये रियल नंबर भी मैं ले लेता हूं साथ में, ये सारे के सारे बीज कहलाते हैं आपके। ठीक है, इनको हम बीज कहेंगे गणित में। ठीक है, मतलब बहुपद में कहीं पे भी जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, आर, कोई भी संख्या या सब कुछ, सारा जितना भी होते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, टी, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये सारे के सारे बीज कहलाते हैं। ठीक है, अब बीजों के बाद में बात आती है जैसे चर और अचर। अब ये कहां से आ गए? अब बीज जो होते हैं उन्हीं में कुछ चर होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, अचर। कुछ को हम चर बोलते हैं, कुछ को हम अचर बोलते हैं। मतलब कई राशियां ऐसी होती है जिनका मान बदलता रहता है और कई राशियां ऐसी होती है जो निश्चित होती है, उनका मान बदलता नहीं है। तो उनको चर और अचर में बांट दिया गया। तो सबसे पहले हम चर की बात करें तो चर कौन से होते हैं? अब चर वे राशियां हैं, चर कौन सी राशियां हैं? वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, मतलब बदलता रहता है हर परिस्थिति में, तो वे चर कहलाते हैं। अब चर भी दो प्रकार के होते हैं आपके, एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है। लेकिन सबसे पहले चर में यदि देखा जाए, जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, वी, पी, ओ, ए, बी, सी, ये जो ए, बी, सी, टी, वी, पी मैंने लिखा है, ये भी विशेष परिस्थितियों में इनको भी चर ही कहते हैं। ठीक है, ये चर के रूप में हम उपयोग करते हैं। बाकी ये रियल में ए, बी, सी चर नहीं है, क्योंकि ये अचर में भी काउंट किए जाते हैं। वो अचर में परिस्थितियों के आधार पर देखा जाता है। एक्स, वाई, जेड, ये तीन जो वेरिएबल हैं इनको तो हम चर ही कहेंगे, ये तो हर परिस्थिति में चर ही रहेंगे। एक्स, वाई, जेड ये चर ही रहेंगे। और चर वे राशियां जिनका मान बदल सकता है, वे चर राशियां होती है। और उसके बाद आता है आपके अचर। तो अचर राशियां कौन सी होती है? कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना वो अचर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए, बी, सी, डी, और वास्तविक जो संख्याएं होती है आपकी, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वो ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, वो सारे के सारे आपके अचर कहलाएंगे। ठीक है, तो चर और अचर दोनों हो गए। अब चर जो है वो भी दो प्रकार का होता है, एक स्वतंत्र, एक परतंत्र। स्वतंत्र तो जैसे मैंने सीधा लिखा, बात करें स्वतंत्र चर की, स्वतंत्र चर जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने x की वैल्यू लिख दी 5, इसको आप स्वतंत्र चर बोल सकते हैं। लेकिन परतंत्र चर वो होगा जो डिपेंड करता है दूसरे पे, ठीक है ना, आश्रित होता है। जैसे कि मैं आपको कहूं परतंत्र के बारे में, परतंत्र चर मैं कोई एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे एग्जांपल हमने लिया y बराबर, जैसे सीधा लिख देते हैं x प्लस 5। तो अब आप जैसे जैसे x की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे, x का मान बदलेंगे। ये चर का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है? परतंत्र चर का काम कर रहा है। ये स्वतंत्र चर है। अभी यहाँ पे x स्वतंत्र कहलाएगा, क्यों? क्योंकि x की जगह आप जैसे जैसे मान रखेंगे वैसे वैसे y का मान ऑटोमेटिक आपको ये देगा। यदि आपने x की जगह 2 रखा तो y बराबर 7 हो जाएगा। यदि आपने x की जगह 3 रखा तो ये 8 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप x का मान बदल रहा है, ये चर है। ठीक है, ये स्वतंत्र चर है जो बदल रहा है, इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैसे वैसे y का मान आपके पास
आ रहा है, तो y किस पे निर्भर है, इस पर x पर, है ना। तो ये निर्भर होता है इसके ऊपर, तो इसलिए इसको परतंत्र चर कह दिया। तो ये स्वतंत्र और परतंत्र दो प्रकार के चर होते हैं, अच्छे से आप समझिएगा इसको। और ये बीजों से निकलते हैं चर और अचर दोनों, ठीक है। अब बात करें हम अचर की, तो अचर ये ए बी सी डी वास्तविक संख्या जो भी है, ए बी सी डी को हम सामान्यतः अचरों में काउंट करते हैं, अचर बोलते हैं इनको, ठीक है। और वास्तविक संख्याएं जैसे आ गई, वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, वो सारी अचर में कहेंगे हम। और उसके बाद जैसे स्वतंत्र और परतंत्र, ये तो इसके दो प्रकार हो गए। अब अचर ये भी दो प्रकार का ही होता है, एक निरपेक्ष और एक होता है स्वेच्छ अचर। एक निरपेक्ष अचर होता है, एक स्वेच्छ अचर होता है, ठीक है ना। अब निरपेक्ष अचर है और एक है आपके स्वेच्छ अचर। तो जैसे निरपेक्ष अचर की बात करें, जैसे कोई संदर्भ, कोई आपको समीकरण दे रखी है, उसके संदर्भ को आप बदल दें, यानी उस समीकरण को कुछ इस प्रकार से बदल दें जिससे उसके मान में परिवर्तन हो, यानी चर के मान में कोई परिवर्तन हो अचर के मान में, तो वो निरपेक्ष कहलाएगा। और स्वेच्छ अचर तो होता ही है, जैसे कोई भी आप वास्तविक संख्या लिखते हैं तो वो एक स्वेच्छ अचर है, ठीक है। तो ये इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक स्वेच्छ अचर, एक निरपेक्ष अचर। तो ये इसके दो प्रकार हो गए, और चर के दो बताए दिए मैंने, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। अब देखिए, जैसे ये चर और अचर मिलते हैं, दोनों चर और अचर, तब ये निर्माण करते हैं बीजीय व्यंजकों का। किसका निर्माण करते हैं? बीजीय व्यंजकों का। जब चर और अचर आपस में मिलते हैं, ये कैसे संयोग करते हैं? इनके बीच में जोड़ हो सकता है, बाकी हो सकती है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, और इस प्रकार से इनका जो संयोग होता है, तब उससे जो निर्मित जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। उनको बीजीय व्यंजक कहेंगे, ठीक है। उनको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। जब चर और अचर मिलकर संयोग से, जोड़ से, बाकी से, गुणा से या भाग से जो एक्सप्रेशन बनाते हैं या जो व्यवस्था बनाते हैं, वो आपके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। वो बीजीय व्यंजक हो गए। जैसे कि मैं आपको कहूं, मैंने 4 लिखा, यहाँ पे लिखा 4x + 5, 4x + 5। तो यहाँ देखिए, ये x क्या है? चर है। 4 और 5 दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है, जो कि अचर में है, ठीक है ना। ये अचर है। 4 और 5 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। तो चर और अचर दोनों मिल गए साथ में। यहाँ पे बीच में देखिए प्लस का साइन है, जोड़ का निशान है, दोनों जुड़ गए, तो इसको हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक बन गया। बीजों से ही तो बीजीय व्यंजक बनते हैं। अब व्यंजक अलग अलग हैं। जैसे अब देखिए, एक चीज और होता है, जैसे मैंने ये बीजीय व्यंजक लिखा है, इसमें कई बार क्या पूछ लेते हैं, ऐसे पूछते हैं कि चर का गुणांक बताइए। चर का गुणांक, भाई इसमें चर का x का गुणांक कितना है, x का गुणांक पूछ लिया, y होता y का गुणांक पूछ लिया, z होता z का गुणांक पूछ लिया। तो x के जो गुणा में जो राशि होती है, या कोई संख्या लिखी है यहाँ पे, x के गुणा में कौन है? 4 है। तो x का गुणांक यहाँ हो गया 4, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो x का जो गुणांक है वो कितना है? 4 है। तो ये आपका गुणांक कहलाता है, x का गुणांक कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 5x² + 8x - 16 = 0, ये कोई मैंने बहुपद लिख दिया, या बीजीय व्यंजक बोलो, बहुपद भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो x² का यहाँ गुणांक पूछे तो 5, x का गुणांक पूछे तो 8, और ये अचर गुणांक है, ये अचर है 16, माइनस का 16 जो है ये अचर है, ठीक है। इस प्रकार से तो गुणांक किसे बोलते हैं? चर राशि का, किसी भी बहुपद में या बीजीय व्यंजक में चर राशि का जो गुणांक होता है, चर राशि की गुणा में जो होता है, वही आपका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। अब पूछा किसी का भी जा सकता है, x² का पूछे या x का पूछे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो x या y कोई भी चर आ रहा है, x है, y है, z है, उसकी जो घात है वो एक पूर्णांक संख्या, वो भी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तभी वो बहुपद या बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब बीजीय व्यंजक तभी कहलाएगा, बहुपद भी तभी कहलाएगा। अब बात करते हैं बहुपद की। अब आएगी बात कि ये बहुपद क्या होता है। तो ये जो बीजीय व्यंजक आपने बनाए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, ठीक है। यही आपके बहुपद कहलाते हैं। अब ये बहुपद के लिए जरूरी क्या है भाई? इनको तो बीजीय व्यंजक कह रहे थे, अभी हमने बहुपद कह दिया इनको। क्यों ऐसा, क्यों बहुपद क्यों कह दिया? जबकि बीजीय व्यंजक तो हमने पढ़ा है कि इस प्रकार से है, ये तो बीजीय व्यंजक है, मान लिया, इन्हीं को बहुपद कह रहे हैं अभी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, इसके लिए तो कुछ नियम तो लगना चाहिए ना, बहुपद क्यों हो गया ये। तो बहुपद के लिए जरूरी होता है कि जो चर है, जो चर राशि है, चाहे वो x है, चाहे y है, चाहे z है, उसकी जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूं आपको x की घात
2, x की घात 4, x की घात 6। तो ये देखिए पूरा पूरा आ रहा है यहाँ पे एकदम कंप्लीट। यहाँ सीधा x लिख दिया तो x की पावर यहाँ 1 है। यदि ऐसा हो जाता कि x की घात 1/2, तो ये कहीं किसी बहुपद में आ जाए, ऐसे लिख दिया आपने x की पावर 1/2 प्लस √3, तो ये बहुपद नहीं है, ये बीजीय व्यंजक नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो x की यानी चर की जो घात है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, ये नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। अब ये घात यदि नेगेटिव होती 6, तो इसको 1/x की पावर 6 लिख देते ना, ये तो बट्टे में आ जाती, फिर वही बात है, तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव एक नहीं होनी चाहिए, मतलब ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। कोई भी चर है उसकी जो अधिकतम या कितनी भी घात दे रखी है, वो जो घात है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। और दूसरी बात कि कोई भी बहुपद दे रखा है उसमें पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। यदि पदों की संख्या सीमित है और चर की जो घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, तभी वो बहुपद कहलाएगा, वरना वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये था बहुपद के बारे में, इसे कहते हैं बहुपद। तो बहुपद समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे और अब देखिए, ये तो बहुपद हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिए। बहुपद के लिए जरूरी क्या है? बहुपद के लिए जरूरी होता है कि पहली बात, चर की जो घात है, चर की जो घात है, चर की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। पहली बात ये लागू होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। और सेकंड नंबर, पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित। ठीक है, पदों की संख्या सीमित है, चर की धनात्मक जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, तभी वो क्या होगी, बहुपद कहलाएगा आपका। और एक बात और भी है, जैसे हम इसमें जो चर का गुणांक है, चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या। जैसे 5, 2, 7, 8, 10 रूट 3 रूट 5 रूट की संख्या भी हो सकती है। तो चर का जो गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा, वरना वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब एक बात और आती है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात क्या होती है? जैसे मैंने कोई भी बहुपद लिखा, मैंने लिखा 6x² + 5, या एक यहाँ पे लिखा 6y³ - 8y + 18, दो बहुपद मैंने ऐसे लिख दिए, ये बहुपद है। ठीक है, तो इसमें चर की जो अधिकतम घात है कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो किसी भी बहुपद में चर की, उसमें उपस्थित जो चर है उसकी अधिकतम घात को ही उस बहुपद की घात कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें चर कौन है, y है, y की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये जो y की अधिकतम घात है 3, यही इसकी घात कहलाएगी, इस पूरे बहुपद की ये घात कहलाएगी। और यहाँ पे 6x² + 5 है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो चर की जो अधिकतम घात 2 है वही इसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो इस बहुपद की घात पूछे आपको कि इस बहुपद की घात बताइए, तो इस बहुपद की घात बराबर 2 हो जाएगी। और इसकी घात पूछे आपको तो कितनी हो जाएगी, 3। यानी चर राशि जो है उसकी अधिकतम जितनी घात दे रखी है वही आपकी क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। ये बहुपद की घात हो गई। अब देखिए बहुपद के प्रकार हो जाते हैं, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद के जो प्रकार हैं वो 2 आधार पर ले सकते हैं हम। एक तो पदों के आधार पर, पहला तो होता है पदों के आधार पर, और सेकंड नंबर घात के आधार पर, घात के आधार पर। अब इन 2 आधारों पर बहुपद के प्रकारों को बांटा गया। ठीक है, तो बहुपद के प्रकारों को देखिए किस प्रकार से, नीचे से मिटा देते हैं हम। इसमें देखिए बहुपद के जो प्रकार हैं, एक तो पदों के आधार पर, एक घात के आधार पर। अब देखिए पदों के आधार का क्या मतलब है और घात के आधार का क्या मतलब है। पदों के आधार पर यानी जिस बहुपद में जितने पद होते हैं वह उतना, जैसे मान लीजिए मैंने पहला एक एग्जांपल लिखा, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा x + 5,
या मैंने सीधा लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 4x, या 5t लिख दिया, 6y लिख दिया। इस प्रकार से मैंने ये अलग अलग पद, एक ही पद है ये, देखिए। तो पदों के आधार पर ये हो गया एक पदी। ये कौन सा बहुपद हो गया? ये एक पदी बहुपद हो गया। और सेकंड नंबर यदि हम बात करें, जैसे मैंने ऐसे लिखा 4x + 5 6y² + 8, जैसे ये लिखा है। अब देखिए इसमें पद कितने हैं? 2 है। इसमें भी पद कितने हैं? 2 है। तो इसे हम द्विपदी कह देंगे। कौन सा बहुपद कह देंगे? ये द्विपदी बहुपद हो गया, ठीक है। और जैसे किसी बहुपद में 3 पद आ जाएं, ये है, अब इसमें 3 पद है, 1 2 3, तो ये पदों के आधार पर ये हो गया त्रिपदी। ये कौन सा हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया, इस प्रकार से। तो ये पदों के आधार पर हो गया। अब 4 घात का वो चतुर्पदी हो जाएगा। अब 4 घात का मतलब 4 जिसमें पद होंगे वो चतुर्पदी हो जाएगा, 5 जिसमें होंगे पंचपदी हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि घात के आधार पर देखा जाए, तो घात के आधार पर जैसे मैंने लिखा 6x + 5, ये लिख दिया। अब इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इसको आप दूसरे नाम से भी एक नाम और बोलते हैं, रेखिक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद बोलते हैं। यानी जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वह रेखिक बहुपद कहलाता है आपका। और सेकंड नंबर में जैसे ये तो रेखिक बहुपद हो गया, मैंने ऐसे लिखा 6y² + 5y - 18 = 0, ऐसे कोई बहुपद लिख दिया मैंने। इसमें देखिए चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये कहलाएगा आपका द्विघाती। कौन सा? द्विघाती बहुपद। ऐसे घात 3 आ जाएंगी तो त्रिघाती हो जाएगा, 4 घात आ जाएंगे चतुर्घाती हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर और घात के आधार पर मैंने आपको बताया है। तो ये कुछ बहुपद के बारे में आज हमने बेसिक जाना है, बेसिक आधार के बारे में जाना है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।